और संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। हमारे बीच हमारे अगले स्पीकर जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सर। प्रणाम सर। हाँ सर, माइक बंद है आपकी। जी, अब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी जी, प्रणाम सर। हमारे बीच हमारे अगले स्पीकर प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सर जुड़ चुके हैं। सर के बारे में एक औपचारिक तरीके से स्वागत जो है वो हमारे लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर अजीत कुमार सर देंगे। मैं थोड़ा सा बात सर के बारे में बता दूं। मैं सर से कई प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूं और उनसे बातचीत उनकी मैंने सुनी हुई है। तो मुझे लगा कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए सर जो है बहुत ही सुटेबल रिसोर्स पर्सन रहेंगे। और जब मैंने सर को अप्रोच किया तो सर ने बिना किसी उसके एक्सक्यूज के या बिना किसी टाइम बाउंड के सर ने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। सर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में कि मेरा इंस्टीट्यूट है ये भावनगर में सिचुएटेड है, गुजरात के। और यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन फील्ड में खास जो हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे हैं उनके लिए हमारी संस्था ये काम कर रही है। और इस संस्था में लगभग 450 बच्चे, डेफ बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक स्कूल हमारा है और स्कूल पूरा का पूरा ग्रांटेड है। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से पूरा ग्रांटेड है, उससे ग्रांट मिलती है। साथ में ही ट्रेनिंग कॉलेज है। यहाँ पे जो शिक्षक काम करते हैं वह शिक्षक यहीं से ट्रेनिंग लेकर के, इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर के स्कूल में काम करते हैं और पूरे गुजरात में, पूरे भारत में जो है वो जाते हैं। ट्रेनिंग कॉलेज में 2 कोर्सेज, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट और बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, 2 कोर्स यहाँ पे कंटिन्यूअस रेगुलर जो है वो संचालित होते हैं। हम समय समय पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करते रहते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल के कार्यक्रम। इस बार का जो कार्यक्रम है नेशनल लेवल का, जिसमें आपकी उपस्थिति जो है हुई है, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें अप्रूवल लेकर के करना पड़ता है। तो ये कार्यक्रम जो है हमारा यहाँ से संचालित हो रहा है। सर, अपनी आवाज बंद करेंगे। सर, ये कार्यक्रम ऐसे ही संचालित हो रहा है। तो इसमें आज हमारा आखिरी दिन है और आखिरी दिन में हमने आपको शेड्यूल भेजा हुआ था, आपने शेड्यूल देखा होगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड रांची से, फिर उसके बाद आपके अपने जो है नेशनल इंस्टीट्यूट के सभी स्पीकर्स हमारे साथ में जुड़े हुए थे। हमारे साथ में जुड़े हुए थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव कुमार पांडे सर। तो ये सभी लोगों ने इस पेडागोजी और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर चर्चा करी। आखिरी चर्चा आपके द्वारा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टीड ऑफ रोट लर्निंग पर आप जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आपका एक औपचारिक रूप में स्वागत करने के लिए मैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर अजीत कुमार को आग्रह करूंगा कि वो आपका एक परिचय दें। जी, अजीत कुमार प्लीज। Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. Myself, Ajit Kumar, Sri Sakel Institute for the Deaf Teachers Training College, Bhavnagar. I would like to introduce the honorable resource person this session. I am on behalf of Sri Sakel Institute and all online participants. I heartily welcome, sir. If you have permission, I will introduce, sir. Please, please. Professor Arvind Kumar Jha is working as Dean, School of Education, B.B. Ambedkar, University Lucknow, Head Department of Education, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Open University Lucknow, Schools of Education. Sir, guidance 5 PhD degree awarded and 40 MPhil degree has been awarded. Sir has honors Fulbright Nehru International Education Administration Fellowship Award for the years 2016 to 17 and Inspired Teacher Award by President of India to participate in residence program at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, 2015. Sir is linked with Indian Association of Teacher Education and Council of Teacher Education and National Association of Psychology and All India Association of Education Research.
Sir has more than 30 seminar, conference, symposium, workshop organized and different topics in different institute, college, university, Department of Education, India. Sir has completed more than 150 invite lectures, talks, chair, co-chair in seminar, conference, symposiums, workshop, lectures delivered in the last 10 years in different institutes, college, university, Departments of Education, India and abroad. Sir is editor of the Indian Journal of Teacher Education, published by NCT New Delhi, Journal of Contemporary Educational Research, and Journal of Autonomous Intelligence in Press Published, USA. Sir is reviewing psychological study, Springer and Rautel's psychology. Sir is advisory International Academic Board of African Journal of Pedagogy and Curriculum and member of the editorial board of e-journal Samvad. Sir has more than 17 resource person NCERT, UGC, HRDC, HP University, Simla, Ranchi University, UGC, HRDC, Lucknow University, Lucknow, SCRT, Gurgaon, etc. Once again, sir, I again most welcomed and greetings to you and on behalf of CalStute in this national webinar. You present your uninterrupted stream of knowledge and precious words among us. I hand over the mic to you while making such a request, sir. Thank you. Thank you so much for introducing me. And before I share my understanding, thanks to Dr. S.T. Yadav, who contacted me to share my understanding on this topic, that is critical thinking instead of, how to promote critical thinking instead of rote learning in the light of NEP 2020. So with this, I start my presentation. लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा डॉक्टर यादव, इंग्लिश ठीक रहेगा या हिंदी इंग्लिश मिक्स? सर बाइलिंगुअल ठीक है. So I'll try my best to remain bilingual. See, if you look at NEP 2020, and as far as the reforms towards critical thinking instead of rote learning is concerned, at many places, NEP 2020 has emphasized on this. For example, it very clearly says that the goal of, the main goal of NEP 2020 is to ensure inclusive and equitable quality education. So, and your topic is also related to inclusive educations, to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. The second important point that has been highlighted in NEP 2020 is that it is becoming increasingly critical that children not only learn, but more importantly, learn how to learn. Perhaps they have taken, those who are the part of the drafting of this NEP 2020, they have taken this clue from, you all know, Delos Commission's report. So education must move towards less content, okay, and more towards learning about how to think and to think critically. I'm not saying, I'm quoting from NEP 2020, that there is a need to have less and less content, and there is a need to move forward learning about how to think critically and solve problems. So this is one dimension, and that's why we all need to think about how to promote critical thinking instead of rote learning. How to be creative and multidisciplinary, because it is assumed that the critical thinking promotes creativity. And how to innovate, adapt, and absorb new materials in novel and challenging fields. Now, the question is how to do that. And this can be done, as NEP 2020 says, by having very, very innovative pedagogy. And until unless there is a change in our pedagogical approach, we can't do
much about critical thinking. Definitely, rote learning will remain as it is. So pedagogy must evolve to make education more experiential, that is experiential-based learning, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learning-centered, discussion-based, flexible, etc., etc. And all these things are necessary to promote only one thing, and that is a critical thinking among the students. It also, NEP 2020 also has talked about that there is a need to enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful fulfillment, fulfilling the employment. So even to become ethical, to become rational, to become compassionate, and more importantly, to become caring in this world, it is important that the ability to think critically is the need of the hour. And very clearly, I mean, this report, NEP 2020, says that the education policy of NEP 2020 lays particular emphasis on the development of creative potential of each individual. Now, how to develop the creative potential of each individual? If you go by the 21st century skill, you'll find at the top is the critical thinking among all the 21st century skills. So it is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities, both the foundational capacities of literacy and numeracy, and high order cognitive capacities such as critical thinking and problem solving, but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions. Friends, all these points that I have shared with you, these have been inscribed in our NEP 2020. And time and again, for everything, this National Education Policy 20 very clearly emphasizes on critical thinking. Even if you go by the principles of this policy, I'm sure you must have gone through the principles of this policy. What is the principle of this policy? The principle of this policy very clearly states that the purpose of education system is to develop good human beings, number one, capable of rational thought and action. So to develop good human being, who is a good human being? Who is capable of a rational thought and action? And that's why critical thinking is required. Possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination with the sound ethical moorings and values. And it aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution. So you'll say even the policy very clearly emphasizes to become a good human being which is capable of rational thought and action. Don't you think that critical thinking is required? Even if you go by the fundamental principles that has been described in this NEP 2020, and it says that that will guide both the education system at large as well as the individual institutions within it, are number one, that the highest priority should be given for critical thinking, right? So emphasis on two things, emphasis on conceptual understanding rather than rote learning and rote memory and learning for exams. This is one thing. Secondly, creativity and critical thinking to encourage logical decision-making and innovation. Now, the question is that if that's the case, what should be done? What can be done? And what kind of responsibilities we will have to share, we'll have to accept to bring this change in our education system in the light of NEP 2020. अब तक जो कुछ मैंने कहा उसमें बड़ा साफ ये कहने की मैं कोशिश कर रहा था कि बड़ा साफ
इंट्रोडक्टरी पेजेस पे NEP 2020 ने कहा कि हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की कल्पना करें जिसमें हर बच्चे की क्रिएटिव पोटेंशियल को डेवलप किया जा सके, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि क्रिएटिव पोटेंशियल को हम डेवलप करेंगे हर चाइल्ड को, तो केवल कॉग्निटिव कैपेसिटीज नहीं, बट दी फाउंडेशनल कैपेसिटीज ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, and more importantly higher order cognitive capacities, not only the low order cognitive capacities. और जब वो higher order cognitive capacities की बात करता है NEP 2020, तो दो चीजों पे बहुत जोर दिया है, वो है critical thinking and problem solving के ऊपर। ठीक उसी तरीके से अपने सेक्शन जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी में बात की है, बड़ा साफ कहा है कि एक ऐसा मानव तैयार करना है जो गुड हो। अरिस्टोटल ने कहा था कि किसी ने उससे पूछा कि why I should be good, तो जब उससे कुछ नहीं समझ में आया तो उसने कहा be good for the sake of itself, be good to be good, that's it। अच्छा बनिए अच्छा होने के लिए, बस सबसे सिंपल आंसर उसने दिया था। तो टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग, और जब वो कहता है कि कौन होगा अगर वो जो गुड ह्यूमन है उसके पास क्या एबिलिटी होगी जिससे माना जाएगा कि वो गुड ह्यूमन बीइंग है, तो कहा कि हु इज कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट। कैसा थॉट? रैशनल थॉट। देखिए हर व्यक्ति जो कुछ वो जीवन में करता है उसको रैशनलाइज करता है, नहीं? और लेकिन रैशनलाइज तो सब करते हैं, लेकिन सारे रैशनलाइज थॉट्स रैशनल नहीं होते हैं। सो रैशनल थॉट एंड एक्शन के द्वारा होगा और तभी वो मानव बन पाएगा। ठीक उसी तरीके से जब NEP 2020 आगे बढ़ता है और कहता है कि कौन सी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक गाइडेंस देंगे, उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। जैसे उसमें की गई हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हर बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटीज या हर स्टूडेंट की यूनिक कैपेबिलिटीज क्या है, उसको रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई और फोस्टर करना है। और इन सब चीजों को करते हुए दो चीजों पे जोर देने के लिए कहा गया है। एक कि एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हर चीजों की अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, कि उस अवधारणा की समझ पे ज्यादा, अवधारणा का क्या सूचना होना अपने आप पे सफिशिएंट नहीं है, उस अवधारणा की समझ होनी चाहिए। और कहा कि जब आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर देंगे तो रोट लर्निंग या लर्निंग फॉर एग्जाम्स अपने आप कम होता चला जाएगा। हालांकि ये बड़ा ही चैलेंजिंग है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसकी असेसमेंट तरीका क्या होगा। आई डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। और दूसरी बात उसने कही कि क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया जाएगा। क्यों? टू इनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। जब आप कोई निर्णय लेते हैं उसमें अपने तर्क का भरपूर उपयोग करें, अपनी जो सृजनशीलता है, नयापन है, इनोवेटिवनेस है, उसका उपयोग कर पाए। तो मैंने अपनी बात इस बात पे खत्म की थी कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है, क्या किया जाए कि ये चीजें संभव हो। तो मैं आपको कहूंगा कि जो करिकुलम और पेडागोजी का सेक्शन है उसको आप जरूर देखिए, और बहुत अच्छे से जब देखेंगे जो सेक्शन 4 है इसमें करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स की बात जब करता है, और वो मोर और लेस एप्लीकेबल है हायर एजुकेशन के लिए भी, प्रिपरेटरी लेवल के लिए भी, फाउंडेशनल लेवल के लिए भी और सेकेंडरी लेवल के लिए भी। तो उसने कहा कि उस सेक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे और खासकर उस सेक्शन में जब आप 4.4 पॉइंट पे आएंगे जिसकी शुरुआत होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर से करता है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसा क्या किया जाए, या यूं कहें कि NEP 2020 किस तरह की अपेक्षा हम टीचर्स से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से, स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से और एजुकेशन एज ए सिस्टम से रखता है कि रूट लर्निंग या रूट मेमोरी के आधार पे जो लर्निंग है उसकी जगह पे क्रिटिकल थिंकिंग हो सके। तो मैं कोट करना चाहूंगा कुछ पॉइंट, जैसे 4.4 पे लिखता है NEP 2020, द की ओवरऑल थ्रस्ट ऑफ करिकुलर एंड पेडागोजी रिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेजेस will be
to move the education system towards a real understanding. और आप सब जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग बिना अंडरस्टैंडिंग के पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग के बिना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं पॉसिबल है। एंड टुवर्ड्स, तो कहता है कि टुवर्ड्स ए रियल अंडरस्टैंडिंग ऑन द वन हैंड एंड टुवर्ड्स लर्निंग हाउ टू लर्न एंड अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग as is largely present today. NEP 2020 ने साफ कहा है कि across the stages of education system in India, you will find कि rote learning पे बहुत जोर दिया गया है। For example, इंडिया का वर्तमान में GDP ग्रोथ रेट क्या है, या इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या है, ठीक है, या इंडिया में कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने टीचर्स हैं, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जिसमें एक ही विधा समझ आती है और वो है रोट मेमोरी। अगर आपने याद कर लिया और ठीक जगह समय पे उसको रिकॉल और रिप्रोड्यूस कर दिया तो आप नॉलेजेबल माने जाते हैं। हालांकि इसको नॉलेजेबल कहीं से नहीं माना जाता है नॉलेज के डिस्कोर्स में, इसको आप इंफॉर्मेटिव माने जाते हैं। इंफॉर्मेटिव मानना होना एक और बात है और नॉलेजेबल होना एक और बात है। अब आप कहेंगे कि क्या अंतर है? जैसे अभी भी आप देखिएगा कि जब भी हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करते हैं तो किस पे जोर दिया जाता है? वही ब्लूम टैक्सोनॉमी पे। और ब्लूम टैक्सोनॉमी पे आप देखिएगा तो कहता है कि जो सबसे निचले स्तर का जो ज्ञान है वो नॉलेज है। नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, स्किल है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है। मैं ब्लूम का बहुत बड़ा आलोचक रहा हूं और मैंने कहा कि नहीं, ब्लूम की ये समझ ठीक नहीं थी। ज्ञान होने, सूचना होने का मतलब ज्ञान नहीं है। मेरा मानना है कि किसी भी चीज की जानकारी या सूचना होना, उस सूचना की समझ का होना, समझ के आधार पे आपके पास कुछ खास कौशल हो जिसका आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई कर पाए, और जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं तो संश्लेषण और विश्लेषणात्मक बुद्धियों का उपयोग कर पाते हैं। और जब ये सब कुछ एक साथ आप कर पाते हैं तभी आप समझिए कि उस अवधारणा से संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित आपके पास ज्ञान है। इसलिए ब्लूम को शुरू करना चाहिए इंफॉर्मेशन से। लोएस्ट लेवल ऑफ जो नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन का होना है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के ज्ञान भी नहीं हो सकता। फिर उस इंफॉर्मेशन की समझ, और समझ के साथ कुछ खास प्रकार का कौशल, और उस समझ और कौशल का उपयोग करना जिसको एप्लीकेशन कहा गया। और उपयोग करने के लिए दो प्रकार की क्षमताओं का विकास होना जरूरी है, एनालिसिस और सिंथेसिस, और तभी आप कुछ हो पाएंगे। अगर आप 4.5 पे देखेंगे तो NEP 2020 कहता है कि करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर इसेंशियल। जितना कम से कम आवश्यक है उतना ही करिकुलम कंटेंट दीजिए। आज अगर आप भारत के करिकुलम कंटेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कंटेंट लोड बहुत ज्यादा है। ना तो अभी तक ऐसा कोई रिसर्च हुआ जिससे ये जाना जा सके कि भारत ऐसे देश में जो छात्र या छात्राएं हैं उनके पास कितना समझ है, कि उस कितना समय उपलब्ध है कि उस समय के अंदर उन तमाम कंटेंट को वो समझ पाए, पढ़ पाए और जान पाए। कोई रिसर्च नहीं हुई है। इसलिए हम जैसे और आप जैसे लोग एक बंद कक्ष में बैठते हैं और उस विषय को ले लेते हैं। उस विषय की समझ के लिए जितनी कम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को उसमें डाल सके हम करिकुलम में या सिलेबस में डाल देते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि ये सब छात्र पढ़ ले और ये शिक्षक भी सब चीजों को पढ़ा दे। बिना इसके कि ये भी नहीं कोई जानने की कोशिश करता है कि शिक्षक के पास कितना समय उपलब्ध है पढ़ाने के लिए और छात्र के पास कितना समय उपलब्ध है उन सबको पढ़ लेने के लिए। आज तक नहीं हुआ है। बट आई एम हैप्पी कि NEP 2020 ने अपने 4.5 पॉइंट में बड़ा साफ कहा है कि करिकुलम कंटेंट को इसेंशियल तक, कोर इसेंशियल तक रिड्यूस कर दीजिए। क्यों कह रहा है वो ऐसा करने के लिए? इसलिए जो पहला रिफॉर्म की जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए वो है करिकुलर रिफॉर्म। और करिकुलर रिफॉर्म भी किस रूप में? करिकुलर रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स कंटेंट्स। सो करिकुलम कंटेंट को रिड्यूस करिए
तो रिड्यूस करने से होगा क्या? एनईपी 2020 का मानना है कि अगर हम करिकुलम कंटेंट या कंटेंट लोड को कम कर देंगे तो शायद हम will be able to make a space for critical thinking and more holistic, inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based learning कर दे पाए। आज होता है कि शिक्षक इतनी जल्दी में होता है कि इसको भी पूरा करना है, 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 और छात्र उससे भी जल्दी में होता है क्योंकि एक शिक्षक तो एक ही विषय पढ़ाता है, छात्र को एक सेमेस्टर में 6 विषय से 7 विषय पढ़ने पड़ते हैं 6 महीने के अंदर, तो वो सोचता है सबको जल्दी जल्दी में पढ़ ले। वो परिणाम क्या होता है? किसी भी एक चीज की बड़ी गहराई तक जाके समझ नहीं होती है, और परिणाम ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कोई गुंजाइश, कोई स्कोप ही नहीं बचता है। इंक्वायरी बेस्ड कोई लर्निंग नहीं हो पाती है, डिस्कवरी बेस्ड कोई लर्निंग नहीं हो पाती है, डिस्कशन का की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है जिसको कवर करना है। देखिए होगा आपने कि जब डिस्कशन बहुत इंटेंस होता है तो आप सब ने किया होगा कि छात्र जब बहुत डिस्कशन करने के मूड में आ जाते हैं तो इस टीचर रोकता है, हाँ हाँ ठीक है अब इसको हम बाद में कर लेंगे, अभी हमारा सवाल ये है और इसको अभी हमें पूरा करना है या इसको खत्म करना है। तो एनालिसिस बेस्ड लर्निंग नहीं हो पाता है क्योंकि डिस्कशन बेस्ड लर्निंग नहीं हो पाती, और चूंकि डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग नहीं है तो डिस्कवरी बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फॉरगेट अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर हॉलिस्टिक। तो इसीलिए आई एम सो हैप्पी कि ऐसा अगर सच में भारत के शिक्षाविद ऐसा कर लेते हैं कि करिकुलम कंटेंट को या यूं कहिए कंटेंट लोड को थोड़ा कम कर दिया जाना चाहिए। और एनईपी 2020 इसी संदर्भ में कहता है कि द मैंडेटेड कंटेंट विल फोकस ऑन व्हाट, on key concepts, key ideas, applications and problem solving। मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनईपी 2020 कह रहा है। और अगर ऐसा कर दिया जाए तो कहते हैं कि जो करिकुलम में एक और प्रोविजन करना चाहिए जिसको मैं पेडागोजिकल रिफॉर्म कहता हूं। पहले तो करिकुलर रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ करिकुलम को हॉलिस्टिक बनना चाहिए। कंटेंट, देखिए कंटेंट सिलेक्शन करिकुलम का या सिलेबस डिजाइनिंग का एक पार्ट है, बाकी तो बहुत सारे पार्ट निर्भर करते हैं। और एनईपी 2020 ने कहा कि टीचिंग लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन ए मोर इंटरैक्टिव मैनर। अब देखिए क्लास हमारा कितना, अगर कंटेंट ज्यादा करना है करेंगे आप कवर तो इंटरैक्शन उतना ही कम होगा। कंटेंट जितना कम होता है इंटरैक्शन उतना ज्यादा होता है। हमें याद है कि यहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ एजुकेशन के दौरान जब हम कहते थे अपने, जब हम लेसन प्लान दिखाते थे अपने टीचर को तो कहते थे तुम लोग पढ़ाने नहीं जा रहे हो, तुम लोग ये सीखने जा रहे हो कि कैसे पढ़ाया जाए, इसलिए कंटेंट को कवर नहीं करना है। कंटेंट को पहले खुद समझना है और फिर उन तरीकों के बारे में सोचना है जिससे आप अपने छात्रों को कंटेंट की गहराइयों तक ले जाएं और गहराई से उसे समझा पाए। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर इन मैथमेटिक्स करने के बावजूद एक सवाल जब लेसन प्लान हम बना के ले गए तो टीचर ने पूछा कि अरे इसमें तुमने ये तो बात की ही नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसने ढूंढा, क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म हुआ, किसने दिया, किस थिंकिंग के आधार पे दिया। तो बड़ा साफ याद है मुझे, मैंने कहा था कि हम मास्टर डिग्री तक चले गए, ये बात तो कहीं लिखी नहीं है। ये सब पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या कंटेंट है, पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, एलिप्स क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी ओरिजिन कैसे हुई, हु आर द थिंकर्स, किस हालात में उस थिंकर विवश हुआ कि उसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का जन्म देना पड़ा, जबकि यूक्लिड सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा था। और मुझे याद है कि ऐसा करने के दौरान हम जान पाए कि ओ कोई एक थिंकर था जर्मन थिंकर जिसका नाम था रेन डेकार्चे, और जिसने इन सोच के एवज में, बदले में इस तरह की सोच को जन्म दिया। तो जो करिकुलर कंटेंट की जो रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं वो इसलिए कि एनईपी 2020 ने भी कहा है कि अगर करिकुलर कंटेंट लोड कम होगा तो टीचिंग एंड लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन ए मोर इंटरैक्टिव मैनर। और इंटरैक्शन इज द की ऑफ द लर्निंग फ्रेंड्स, मैं बड़ा साफ आपको बता रहा हूं, इंटरैक्शन इज द की ऑफ
to learn anything under the sun. आप देखिए कि कोई व्यक्ति जीवन में कभी भी नहीं जाता है स्कूल या कॉलेज, लेकिन वो भी भाषा सीख लेता है और अपनी बात अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर देता है धरती के हर कोने में, जहां चाहे साइन लैंग्वेज में बातचीत की जा रही हो या हमारी और आपकी तरह शब्दों के माध्यम से साउंड लैंग्वेज में बात की जा रही है। उसका आधार क्या है? उसका आधार इंटरैक्शन है। मोर यू इंटरैक्ट, मोर यू लर्न। और दुर्भाग्य से कंटेंट लोड ज्यादा होने की वजह से कक्षा में इंटरैक्शन नहीं हो पाता है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चंस विल बी इनकरेज्ड। कंटेंट कम होगा तो एक ही अवधारणा पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को पूछते हुए छात्रों को अलग अलग तरीके से अलग अलग संदर्भों में यूनिक वे में जाके उनको इंगेज्ड किया जा सकता है डिस्कशन और डायलॉग के लिए। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूं कि आप छात्रों से पूछिए कि इस दुनिया में सामाजिक संबंधों का आधार क्या है। पहली बात, चलिए सामाजिक संबंध छोड़िए, पारिवारिक संबंध का आधार क्या है? कि कोई व्यक्ति का कोई मामा कब बन जाता है, नाना कब बन जाता है, चाचा कब होता है, चाची कब होती है, बुआ कब होती है, बहन को कैसे कहलाता है या भाई कैसे कहलाता है। और तब आप मूल प्रश्न पे जाइए कि क्या अगर ये दोनों व्यक्ति का संबंध परिवार या समाज में अन्य तमाम संबंधों को जन्म देता है तो क्या उनको संबंधित कहा जा सकता है? अब क्या होगा जब आप ऐसे प्रश्न करेंगे? तो आपके छात्र मजबूर होंगे सोचने के लिए समाजशास्त्र की कक्षा में, शिक्षा शास्त्र की कक्षा। सो क्वेश्चन शुड बी द की। मैं बात करूंगा इसका पेडागॉजिक रिफॉर्म। एंड क्लासरूम सेशंस विल रेगुलरली कंटेन मोर फन। इट विल हैव there will be scope for creativity, collaboration and exploratory activities for students for deeper and more experiential learning. And I'm not saying, I'm quoting it from NEP 2020. और इसीलिए NEP 2020 ने कहा है कि in all stages, whether it is the foundational, preparatory, secondary or higher education, experiential learning will be adopted. और जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं तो कंटेक्चुअल लर्निंग का होना बड़ा जरूरी है, जिसमें हैंड्स ऑन लर्निंग हो पाए, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन की व्यवस्था हो, इवन स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी का उपयोग हो। इन सब चीजों का प्रयोग होना चाहिए स्टैंडर्ड पेडागोजी की जगह पे, जिसपे हम सिर्फ लेक्चर देते हैं या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं। और आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ही पावरफुल प्रेजेंटेशन मानते हैं। बिना पीपीटी का उपयोग किए हुए भी आपकी जो लर्निंग कॉन्टेक्स्ट हो सकती है वो कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकती है, अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग का आर्ट को जानते हैं, आप इंगेज्ड करना जानते हैं। So to close the gap in the achievement of learning outcomes, classroom transactions will shift towards competency-based learning and education. और इसीलिए assessment tools में assessment of, assessment as and assessment for की गुंजाइश होनी चाहिए। इसलिए 4 तरह के रिफॉर्म की जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। So finally, in next 5 to 10 minutes, I'll be talking about what is to be done. तो पहली बात, अगर आप सीरियस हैं NEP 2020 के लाइट में कि क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया जाए इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग पे, तो सबसे पहला रिफॉर्म करना होगा और उसका नाम होगा करिकुलम रिफॉर्म। और करिकुलम रिफॉर्म जब मैं कह रहा हूं तो आप जानते हैं जैसा कि करिकुलम के बारे में कहा जाता है, करिकुलम इज व्हाट, सबसे जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, करिकुलम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस इनसाइड द क्लासरूम एज वेल एज आउटसाइड द क्लासरूम। कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर सीखने से संबंधित जो कुछ अनुभव आप
मुहैया कराते हैं अपने छात्रों को, उन सब का योग या सम्मेशन ही करिकुलम है। तो करिकुलम को रिफॉर्म करना, और करिकुलम को रिफॉर्म करने के लिए या तो कम से कम आप 4 तरह के रिफॉर्म कर सकते हैं। आज आप देखिए, मैं तो मानता हूं कि आज हमारा जो करिकुलम है आज पूरे भारत में, चाहे किसी भी स्टेज पे, वो टीचर सेंटर्ड ज्यादा है। कहने के लिए हम कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, लेकिन अभी तक ट्रूली स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम भारत नहीं बना पाया है किसी भी लेवल पे। तो स्टूडेंट सेंटर्ड बनाइए, उससे भी अच्छा हो सकता है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर्ड बनाइए या प्रैग्मेटिक बनाइए वगैरह वगैरह। और इन सब को करने के लिए आपको कंटेंट लोड को मीनिंगफुली, नॉट मीनिंगलेसली, मीनिंगफुली रिड्यूस करना होगा। बहुत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है या कम होना लेकिन पूर्ण रूप से होना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमें और आपको, जब हम सिलेबस को डिजाइन करें, खासकर उसके कंटेंट को डिजाइन करें, तो ध्यान में रखना होगा। सो करिकुलम रिफॉर्म में इन बातों का रखना होगा। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखना होगा वो है पेडागॉजिकल रिफॉर्म। देखिए, एक बात जो हम टीचर एजुकेटर्स को समझना होगा वो ये है कि टीचिंग और पेडागॉजी में फर्क है। टीचिंग एक स्किल है, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी से तक ही संबंध है, जबकि पेडागॉजी जो है वो अपने आप में एक डिस्कोर्स है, एक संवाद है। और इसीलिए क्या लगता है आपको कि शिक्षक जो पढ़ाता है किस आधार पे पढ़ाता है? तो ज्यादातर लोग अगर टीचिंग में विश्वास करते हैं तो वो कहेंगे कि टीचर जो जानता है वही वो पढ़ाता है, यानी आपका नोइंग ही डिसाइड करेगा कि आप कैसा पढ़ाते हैं। जबकि पेडागॉजी इसमें विश्वास नहीं करता है, कहता है कि जो पेडागॉजी जो है वो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग बोथ है। वो ये कहता है कि नहीं, जो आप जानते हैं वही नहीं पढ़ाते हैं, जानने के साथ साथ आप जो होते हैं वो कक्षा में पढ़ाते हैं। सो नोइंग और बीइंग दोनों मिलके आपको शिक्षक बनाता है। इसलिए पेडागॉजिक रिफॉर्म की जरूरत है, पेडागॉजिक डिस्कोर्सेस पे चर्चा की जरूरत है, और पेडागॉजिकली हमारे टीचर्स इक्विप्ड हों इसकी जरूरत। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए गणित हम पढ़ा है, गणित का फॉर्मूला होना चाहिए, गणित का थियरम पता होना चाहिए, और हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम पता होना चाहिए। हार्डली कोई व्यक्ति ये समझता है कि गणित का इन सब के अलावा एक सामाजिक और सांस्कृतिक डायमेंशन भी होता है जो शिक्षक को जानना चाहिए होगा, और तभी वो गणित शिक्षण के साथ न्याय कर पाएगा। इसलिए अलेक्जेंडर पेडागॉजी पे इनिशियल किताब लिखते हैं और वो कहते हैं कि टीचिंग इज जस्ट कन्फाइंड टू स्किल, आर्ट ऑफ टीचिंग। लेकिन पेडागॉजी अपने आप में एक डिस्कोर्स है जिसमें आपका समाज है, आपकी संस्कृति है, ऑफ कोर्स कंटेंट नॉलेज है, शिक्षक है, छात्र है, लेकिन पेडागॉजी में सब कुछ है। इसलिए पेडागॉजिक रिफॉर्म्स, एंड आई एम सो हैप्पी कि एनईपी 2020 ने कहा कि आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागॉजी की बात करिए, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पेडागॉजी की बात करिए, कल्चर इंटीग्रेटेड पेडागॉजी की बात करिए। कैसे गणित को कल्चरल ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाया जा सकता है, विज्ञान को कंटेक्चुअलाइज्ड करके पढ़ाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये तो हुआ दूसरा रिफॉर्म। समय कम है बट इस पे और भी विस्तार में भी बात करता कि पेडागॉजी पे अभी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और आई एम हैप्पी कि एनईपी 2020 ये डिमांड करता है कि हर शिक्षक पेडागॉजी को गहराई से समझे, जिसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं, ठीक है, उसको वो सिर्फ आर्ट ऑफ टीचिंग और आर्ट ऑफ लर्निंग नहीं है। तीसरी बात, क्रिटिकल थिंकिंग तब तक नहीं हमारे करिकुलम में अच्छा से स्पेस बना पाएगा, लार्जर स्कोप के साथ स्पेस बना पाएगा, जब तक कि हम एग्जामिनेशन रिफॉर्म नहीं करेंगे। एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा मैंने लेख भी लिखने की कोशिश की थी कि अभी अभी कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो है वो रिजल्ट आया,
और बताया गया कि लगभग 100 बच्चों ने 100 में से 100 नंबर लिए। 100 स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन पेपर को, हर क्वेश्चन को 100% करेक्टली सॉल्व किया। अब आपको क्या लगता है इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? तो पहला तो इंटरप्रिटेशन कहेंगे कि वो हमारा जनरेशन जो है वो जीनियस हो गया है, या हमारा जनरेशन बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया है, हमारा जनरेशन बहुत ही पावरफुल थिंकर हो गया है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं इन सब चीजों का, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर यंगर जनरेशन अपने पिछले के जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट होता है, ज्यादा नॉलेजेबल होता है, ज्यादा एक्सपोजर उसके पास होता है, एकदम सच है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े करता है हम शिक्षकों के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, कि कम से कम एक क्वेश्चन पेपर ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए था हमें जिसका कोई उत्तर ना दे पाता। मतलब इससे तो मुझे बड़ा साफ लगता है कि हम शिक्षकों से जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उनकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, वो छात्र कई कदम आगे हैं, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, पुनः इस पे सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों से क्वेश्चन पेपर बनवाया जाता है वो लोग कौन हैं, उनकी सोच की गहराई क्या है, उनकी समझ की सीमाएं क्या है, क्या उनमें कोई इनोवेटिवनेस और क्रिएटिवनेस नहीं बचा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते जिनके लिए हमारे युवा को जूझना होता और जूझते हुए इस प्रश्न का उत्तर देता। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए करिकुलम रिफॉर्म और पेडागोजिक रिफॉर्म्स के साथ साथ सबसे बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है एग्जामिनेशन रिफॉर्म। उसमें किस प्रकार के आप प्रश्न पूछते हैं। अमेरिका का एक सर्वे है जो बताता है कि जितने भी अमेरिका में किसी भी लेवल पे क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 80 to 90% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोरलेस यही बात इंडिया में भी सही होगी, हालांकि इंडिया में ऐसी कोई स्टडी राष्ट्रीय स्तर पे हुई नहीं है, कि 80 to 90% क्वेश्चन पेपर रोट मेमोरी बेस्ड होता है। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म में जब मैं कह रहा था कि आप असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, तीनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या हम कोई ऐसा तरीका सोच सकते हैं जो बच्चों को एसेस करे उसके नॉलेज लेवल पे, जो बियॉन्ड मार्क्स या बियॉन्ड ग्रेड्स हो, शुद्ध कॉग्निटिव डायमेंशन के आधार पे जिसकी असेसमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जा सके। अगर आप 1948-49 राधाकृष्ण कमीशन रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे, उस कमीशन की रिपोर्ट ने साफ कहा है कि तत्काल अगर भारत में किसी एक रिफॉर्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो है एग्जामिनेशन रिफॉर्म की। मुझे याद है कि मैंने पूछा था व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा रहा था तो अपने बीएड के क्लास में, तो उन बच्चों में से एक ने कहा था कि सर तब तक इन प्रश्नों का उत्तर बच्चे नहीं जानने की कोशिश करेंगे जब तक ये इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। लोग बार बार कहते हैं, देखिए आज भारत में, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्यूशन कोचिंग कल्चर कितना हावी हो गया है। क्या करते हैं वो सब लोग बैठ के, आपके क्वेश्चन पेपर के कोड को क्रैक करते हैं और उस कोड को क्रैक कर लेने के बाद इस तरीके से स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि बस एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्नों का हल कर दो, तुम सक्सेस हो गए। अब तो आपको नहीं लगता कि क्या हम कुछ ऐसा करें एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों के साथ कि ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तमाम ट्यूटोरियल सिस्टम घुटने पे आके खड़ी हो जाए। आज लोग कहने लगे, लोग अपने मतलब अच्छे पेरेंट्स को मैंने देखा है, पढ़े लिखे पेरेंट्स को, कि विद्यालयों में भेजने के बजाय वो सक्सेस की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज दो।
ट्यूटर्स के पास भेज दो और एग्जाम दिला दो। क्या जरूरत है स्कूल और कॉलेज को? नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है भारत में। तो आपको नहीं लगता इसका मतलब जो सबसे बड़ी खामी है जिसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग का जन्म नहीं हो पा रहा है? नारायण मूर्ति ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखी थी, मैंने पढ़ा था कि आज के आईआईटी के प्रोडक्ट्स उतने क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं है जितने हमारे जमाने में होते थे। एक कारण ये शायद हो सकता है कि उनके जमाने में कोचिंग की व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज एग्जामिनेशन रिफॉर्म की। और मैं मानता हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग का होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टीचर रिफॉर्म की। जिस तरह से टीचर एजुकेशन फंक्शन करते हैं भारत में, आप बताइए कि पूरे करिकुलम में बीएड के लेवल पे, डीएलएड के लेवल पे, या डीएड के लेवल पे, या एमएड के लेवल पे कहीं भी कोई पेपर पढ़ाया जाता है जिसमें हाउ टू थिंक क्रिटिकली की कोई गुंजाइश और व्यवस्था हो? मैंने तो आज तक नहीं देखा है। इतने करिकुलम रिफॉर्म्स हुए लेकिन कहीं भी इसकी बात नहीं की गई हमारे शिक्षाविदों के द्वारा, हमारे पॉलिसी मेकर के द्वारा। क्योंकि दुनिया की कुछ स्टडीज बताती हैं कि जिस तरीके से फॉरगेट अबाउट सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, गणित और विज्ञान पढ़ाया जाता है, वो भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देने में असफल है। इसलिए केवल साइंस और मैथ्स का स्टूडेंट हो जाने का मतलब नहीं है कि आप लॉजिकली बड़े ही साउंड होंगे और आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे। So to develop critical thinking, right? So development of critical thinking cannot be achieved without teachers asking a variety of questions to challenge students' thinking, questions that require more than factual recall. लेकिन कब वो टीचर ऐसा कर पाएगा? जब वो खुद इक्विप्ड हो। मैंने एक स्टडी की थी एमएड के लेवल पे, स्टडी ऑफ यूज ऑफ रीजनिंग बाय टीचर्स इन टीचिंग। ये देखने की मैं कोशिश कर रहा था कि पढ़ाने के दौरान कौन सा टीचर तर्क की किस शक्ति का उपयोग करता है। तो बड़ा ही मतलब डिसमल रिजल्ट मुझे मिला था उसका। तो क्यों नहीं कर पाते टीचर्स? क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चंस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। दैट इज, हाउ डू यू नो व्हाट वुड हैपन इफ? So open questions allow for more than one acceptable answers. Now, आप सबको पता है कि ये सब तभी हो पाएगा जब हर विषय में, चाहे आप विज्ञान पढ़ाते हो, गणित पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान है, या इवन लैंग्वेजेस है, क्रिटिकल थिंकिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्या हमको समझ है कि व्हाट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग? टेक्स्ट बुक में तो मिल जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इन विच द पर्सन डूइंग द थिंकिंग यूजेस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस and analyzes that information to come to a logical conclusion rather than relying on their own reasoning to justify their conclusion. So what is it? Critical thinking is often described as being self-directed and self-corrective, meaning under your control and initiative and compensating for your weakness and biases. So critical thinking includes problem solving skills and effective communication skills as well. मैं कुछ शिक्षकों को जब देखता हूं संवाद करते हुए या पढ़ाते हुए तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। इसलिए संवाद शक्ति में उनको पावरफुल होना चाहिए। खैर, अंत में, क्योंकि कुछ आप सवाल भी करना चाहेंगे, कि जब ये कहता है रोट लर्निंग को डिस्प्लेस करो, तो इसका मतलब, और रोट लर्निंग मेमोरी के आधार पर होता है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेमोरी को बिल्कुल ही खत्म कर दो। नो, मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन केवल मेमोरी
आपको किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है, या वो सूचना जो मेमोरी पे आधारित है वो नहीं है। मेमोरी चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। इसलिए वेस्टर्न सिस्टम से हम इतना ना इन्फ्लुएंस हो जाए कि हम कहें रोट लर्निंग की जरूरत नहीं, यानी मेमोरी की जरूरत ही नहीं है। जहां पे मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है वहां फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा, नहीं। लेकिन उस फॉर्मूला को रिकॉल करते हुए, मुझे याद है कि एक बार मैं पीएचडी का वाइवा वोसी ले रहा था पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो एक गणित का स्टूडेंट अपियर हुआ। तो उससे मैंने पूछा कि तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन पढ़ा है? उसने कहा हाँ। तो मैंने उससे पूछा अच्छा रूट का क्या फॉर्मूला था? उसने बता दिया। मैंने उससे पूछा कि बताओ कि इसका यही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है? तो समय कम था इंटरव्यू में। उसने कहा कि सर मुझे कुछ टाइम देंगे तो हो जाएगा। हमने कहा अगर इसका उत्तर तुम बता दोगे, हमारी सारी पूरी फैकल्टी हमारे साथ थी, 30 की फैकल्टी थे हम लोग, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन कर दूंगा। हमारे सारे फैकल्टी ने कहा हाँ सर इसका सिलेक्शन कर लो। क्यों ऐसा होता है? आज भी मैं वंडर करता हूं कि जब शिक्षक सिंपल इंटरेस्ट नाम की चीज पढ़ाने कक्षा में आते थे तो कहते थे P/R/T/100 को याद कर लो। क्यों, कहां से आया फॉर्मूला? तो कौन सी तरीके हैं, कौन से विधियां हैं कि इस तरह के फॉर्मूला का इजाद हम भी कर सकते हैं? तो अंत में सिर्फ यही बात कि क्रिटिकल थिंकिंग जब आप की गुंजाइश बनाएंगे कक्षा में, अपने करिकुलम में, अपने पेडागोजी में, अपने एग्जामिनेशन में और शिक्षक के जीवन में, तो डीप लर्निंग पॉसिबल होगा। अगर आप रोट लर्निंग पे एम्फेसाइज करेंगे, मेमोराइजेशन पे एम्फेसाइज करेंगे, तो वो डीप लर्निंग को या डीपर लर्निंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इंस्टेड जब आप क्रिटिकल थिंकिंग पे एम्फेसाइज करेंगे तो वो डीपर लर्निंग को जन्म देता है। कहा है ना, डीवी ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा थिंकिंग चाइल्ड बने तो क्या करना होगा? उसको पग पग पे एक ऑब्स्ट्रक्शन देना होगा ताकि उसको सॉल्व करें। इसीलिए देखिए दोनों को पढ़ने में, आप दो टेक्स्ट बुक को उठा के देखिए, एक सोशल साइंस की और एक गणित का। गणित के टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा करने के बाद कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और फिर क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। और सोशल साइंस के किताबों में क्या होता है, पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो अंत में ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो दे नीड टू बैक टू द क्रिटिकल थिंकिंग। पढ़ा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि क्या गुजरात एक राज्य है, क्या महाराष्ट्र? अगर है तो क्यों, और नहीं तो क्यों? के साथ अपनी बात ऑर्गेनाइज 4 to 5 minutes. Any question, anything? तो सर थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। अगर उनके कुछ क्वेरी पार्टिसिपेंट अगर आपके कोई हैं कौन? जरूरी नहीं है प्रश्न पूछें, अपने ऑब्जर्वेशंस भी दे सकते हैं, अपनी बातों को भी रख सकते हैं। तो पूछिए या अपने कुछ हाँ आपके बिल्कुल, कोई एक्सपीरियंस है वो भी शेयर प्रश्न पूछा करिए। जाए। दीपशिखा जी बताइए, माइक ऑन करिए और बोलिए। चलिए ठीक है, संतोष जी, इसको
यहीं सर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। हाँ। हेलो हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर अभी जो सिलेबस आता है बच्चों का, जी जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। वो बहुत ही लेंदी हो गया है। हम्म। जो विलेज में बच्चे होते हैं, हम्म। ये मैथ्स है, इंग्लिश तो है, हम्म। खास करके मैथ्स में। हम्म। तो विलेज के बच्चों में बहुत ही तकलीफ उनको महसूस होती है। हम्म। और ये जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, हम्म। जो बच्चों को प्रोत्साहन मिले, उनको समझने का, उनको तर्क करने का, हम्म। वो सीखने के लिए जरूरी है आगे उनके फ्यूचर के लिए। फिर भी ये जो कोर्स है ना, उसके बारे में बहुत ही लेंथी होता है। उनको सीखने में बहुत ही, उनका जो बेस होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है जो विलेज के बच्चों में। अगर आपको दिनेश जी याद होगा तो मैंने शुरू में ही भी था कि आज हो क्या रहा है कि हम बहुत ज्यादा कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, जबकि होना चाहिए कि कंटेंट की लर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, है ना। सब लोग ये कहते हैं। तो हमें और आपको ही मिलके उस कंटेंट के लोड को कम करना होगा कि वो मिनिमल बेसिक्स क्या है जो चाहिए किसी चीज को समझने के लिए, उतना को रखा जाए और बाकी चीजें उस पर कम किया जाए, और तभी ये पॉसिबल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ऐसा ही करना ठीक होगा, जो मैंने पहले भी कहा था। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश जी। सर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बस एक बात मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि जैसे समय बदल रहा है, पहले इंस्ट्रक्टिविज्म था, अब कंस्ट्रक्टिविज्म आ रहा है, तो अब आ भी गया है। ऐसी कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि निरंतर पेडागोजी में परिवर्तन हो रहा है, मेथोडोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, बट उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं तैयार कर पा रहे हैं, उस हिसाब से ट्रेनिंग हम जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। 34 साल के बाद बदलाव के रूप में एनईपी की एक पॉलिसी हमें मिली है। अब इसका परिणाम हमें आगे पता नहीं कितना समय लगेगा करने में। तो ये सब जो हमारा टारगेट है 2030 का, या 2030 से हम 10 साल और बढ़ा लेंगे, 2040 तक भी कर लें, तो उतने में क्या हम एक समावेशी वातावरण हम क्रिएट कर पाएंगे? क्या हम कंस्ट्रक्टिविज्म के टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे? अगर करना है तो हमें क्या क्या, मतलब उसमें और हम सभी को लेकर के चलना चाहिए? जी प्लीज। नहीं, देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, क्योंकि एक से एक पॉलिसीज भारत में बनी है ना, ये कोई पहली पॉलिसी है नहीं। राइट। अगर आप देखें 1968 में भी बनी, 1986 में भी है, 1992 में भी है, बहुत सारी पॉलिसीज आई और सारे पॉलिसी में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिसी की बातें वहीं तक रह गई। मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ ही, और लेकिन बहुत सारी चीजें वहीं रह गई और पूरा नहीं हो पाए। लेकिन तो ये आशंका तो आपकी जायज है कि जब इतनी सारी पॉलिसीज बनी और वो सब एनईपी 2020 में भी जो बातें कही गई हैं वो हो ही जाएंगी। देखिए इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इसकी गारंटी अगर कोई दे सकता है तो वो सरकार और वो लोग जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं, वो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना चाहते हैं, क्या रिटर्न वो करते हैं, तो वही दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं भारत में, जिस तरीके से लोग अपने उत्साह को दिखा रहे हैं शिक्षा में, उतने निराश होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 100% नहीं तो 70 to 80% तो हम जरूर कर लेंगे। और रही बात कंस्ट्रक्टिविज्म में, तो जैसा मैंने कहा कि देखिए कोई भी आदर्श को आप अपनाते हैं तो उसको धरातल पे उतारने के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या मानसिक रूप से हम तैयार हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, या हमें ऐसा ही करना है, या ऐसा ही किया जाए तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगे। तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से तैयारी ज्यादा जरूरी है, भौतिक रूप से तैयारी हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ में इलोबरेट करके आपने बताया। आपने हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार किया, इसकी लिए पूरे केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से और हमारे ट्रस्टीगण की तरफ से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और एक आपका फॉर्मल तरीके से वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे कॉलेज के लेक्चरर दयाबेन वांकानी से मैं विनती करूंगा कि वो आपका औपचारिक तरीके से थैंक्स करें। हमारे बीच हमारे ट्रस्टी जीतू भाई शाह सर उपस्थित हैं। साथ में हमारे ऑनलाइन अभी यहाँ से सर हमारा समापन समारोह स्टार्ट होगा 4 बजे से। ऑनलाइन सुन रहे हैं हमारे ट्रेनिंग कॉलेज के चेयरमैन डीजे धंधुकिया सर, रिटायर्ड स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल है, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और संस्था में बहुत बढ़िया तरीके से समय दे पा रहे हैं। और ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं हमारे संस्था के सेक्रेटरी, वो भी जुड़े हुए हैं। तो वो सब लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर, और आप लोगों को सुन करके देख करके कि आप लोगों का ऐसा मार्गदर्शन रहेगा तो हम जरूर एक न एक दिन जो है इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। अवेयरनेस जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है, जानकारी जरूरी है। जैसा आपने कहा कि भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, कभी भी हम क्रिएट कर लेंगे, बट मानसिक रूप से मानसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीट्यूडनल जो चेंजेस है वो बहुत जरूरी है करना। तो उसके लिए ये सब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। दयाबेन सर का एक परिचय वो करिए, आप वोट ऑफ थैंक्स करिए दयाबेन। नमस्ते सर। आपने बहुत कुछ क्रिटिकल थिंकिंग हम कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बहुत कुछ समझाया है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों में, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें सेक्शन 4.5 में क्या कहा गया है कि हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग है वो हम डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में आपने समझाया। एवं बच्चों में बच्चों का लर्निंग उसके बारे में आपको जो बहुत यूजफुल होगा। हम अपने प्रोफेशन को बहुत लोग इसके लिए आपका संस्था एवं तरफ से थैंक यू दयाबेन। सर लेफ्ट हो गए लग रहा।